तो नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं ड्रेसर के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अभी तक जो है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एलिमेंट्री टिश्यू और स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ स्केलेटन और ब्लड कंपोजिशन पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा वो जा करके ज़रूर देखें। आगे जो है वीडियो अपलोड करना था, लेकिन कुछ पर्सनल कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और केमिकल सॉल्यूशन और स्टरलाइजेशन पे होने वाला है। तो आज हम इस टॉपिक को लेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में जो भी जानकारी है, और उसके ऊपर पहले से हम इसके थ्योरी को समझेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो है कम से कम 100 क्वेश्चंस को जो है लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक है अपना ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन और एंड स्टरलाइजेशन। तो इसका सबसे पहला पार्ट जो होता है ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग, क्योंकि ड्रेसर का एग्जाम है ये और ड्रेसर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ड्रेसिंग के बारे में पता होना चाहिए कि मरहम पट्टी है क्या। तो ड्रेसिंग का मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्रेसिंग क्या होता है। सबसे पहले ड्रेसिंग जो है किसी आहत व्यक्ति को घाव, चोट, मोच एवं उसमें चाहे जो भी हो उसे साफ कर उस पर मरहम पट्टी करने की प्रक्रिया को ड्रेसिंग कहा जाता है, पहला चीज़। इसके बाद जो है मरहम पट्टी करने का जो है मेन कारण क्या होता है, हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले है रक्त प्रवाह को रोकने में मदद करता है। ड्रेसिंग जो हम करते हैं, पट्टी जो हम करते हैं, वो रक्त प्रवाह को रोकने में मदद करता है। घाव पर पुनः चोट लगने से बचाता है, कि पट्टी अगर कर दी गई तो अगर वो घाव है वहाँ पे तो चोट नहीं लगेगा उस पर। छुआछूत को रोकने तथा रोग के संक्रमण को रोकने में सहायक है। दर्द का प्रभाव कम करने में सहायक है। घायल भाग को सहारा प्रदान करने में सहायक है। और खिसकी एवं टूटी हड्डी को गतिहीन कर स्थित रखने में मदद करता है। अगर जख्म है कहीं पे तो क्या होता है कि गतिशील अगर रहेगा तो वहाँ उसको भरने में जो है टाइम लगेगा, तो ये गतिशीलता को कम करता है। और घावों से निकलने वाले रक्त या अन्य द्रव को सोखने में सहायक है। क्या अपना ड्रेसिंग। सबसे पहले हम ड्रेसिंग के बारे में और जो भी हम प्रोसीजर्स के बारे में समझेंगे, और इसके जस्ट बाद जो है मैं क्वेश्चंस तुरंत ही स्टार्ट करूंगा। चलिए, मरहम पट्टी करने में सामान्य नियम क्या है। सर्वप्रथम पट्टियों को बांधने से पहले अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह वॉश करना है ताकि स्टरलाइजेशन रहे, इन्फेक्शन ना हो। ड्रेसिंग पैड इतना बड़ा होना चाहिए कि घाव को अच्छी तरह ढक ले। मरहम पट्टी के साथ घाव पर रखें, उसे इधर उधर घाव पर ना खिसकाएं, ऐसा करने से घाव को नुकसान होगा। हमेशा पट्टी को अपनी ही स्थान पर ड्रेसिंग करते समय रखें। यदि ड्रेसिंग से रक्त बहता दिखाई पड़े तो पट्टी को नहीं हटाएं, इसके ऊपर दूसरी पट्टी लगाकर पुनः ड्रेसिंग करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ड्रेसिंग में ना केवल विसंक्रमित स्टरलाइज्ड पट्टियां ही इस्तेमाल करें। ड्रेसिंग में जो है हमेशा जो है स्टरलाइज पट्टी का ही यूज़ करते हैं। खुले घाव पर ड्रेसिंग करते समय अपनी सांस ना छोड़ें, ना खांसें। बेटर यह है कि मास्क लगा करके ड्रेसिंग करें। कोशिश करें कि विसंक्रमित दस्ताने का प्रयोग हाथ में करें, मतलब स्टरलाइज दस्ताने होने चाहिए। घाव पर मरहम पट्टी का वह भाग जो घाव के संपर्क में है उसको ना छुएं। ड्रेसिंग प्रतिदिन ना करें, एक दिन छोड़कर करें ताकि घाव भरने में समय मिल सके उसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पट्टी बांधने के उद्देश्य के आधार पर पट्टी के प्रकार। तो पट्टी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है सिंपल बैंडेज। तो सिंपल बैंडेज क्या है, यह घाव सूखने तथा बाहरी आघातों से बचाने में सहायक होता है। इसके बाद सेकेंड है प्रेशर बैंडेज। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बैंडेज है। प्रेशर बैंडेज कब, कि किसी भी अगर जख्म से जो है ब्लीडिंग हो रही है तो हम प्रेशर के साथ बैंडेज को बांधते हैं, जिससे कि रक्त का जो स्राव है, रिसाव जो है वो बंद हो जाए। इसके बाद सूठीकारी पट्टी। पट्टी किसी अंग की गलत स्थिति को ठीक करने में यह पट्टी उपयोगी होती है। इसके बाद है निश्चलकारी पट्टी। चोट लगे अंग में आवश्यक निश्चलता उत्पन्न करने वाली पट्टियां निश्चलकारी पट्टी कहलाती है। इसके बाद है कर्षक पट्टी। किसी अंग को खोलकर खींचकर रखने वाली पट्टियां कर्षक पट्टियां कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा आप देख पा रहे होंगे टॉपिक है ऑपरेशन प्रोसीजर एंड टेक्निक। शल्य चिकित्सा क्रिया की तकनीक क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो है एक सफल एवं सुरक्षित शल्य कार्य निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप, उपयुक्त एक समुचित निश्चेतन। उपयुक्त एवं समुचित निश्चेतन का हो गया कि जो शून्य करना या एनेस्थीसिया देना, ये सबसे पहला पार्ट होता है। उसके बाद जब आप एनेस्थीसिया दे चुके होते हैं, इसके बाद चीरा लगाना। चीरा लगाने के बाद आंतरिक अंगों को खोलना, फिर रक्त स्तंभन, ठीक है, रक्त के रिसाव को जो है रोकना। इसके बाद है विरोहन, विच्छेदन, बंधन। हाँ, इसके बाद है घाव का निकास। घाव का निकास क्या होता है, कई बार जो है जख्म से जो है रिसाव करना होता है कि उसकी निकासी रहे, जो पस आ रहा है या कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ आ रही है तो उसके लिए ड्रेन यूज़ करते हैं। तो वो पाइप के द्वारा जो है उसमें से जो गंदी चीज़ें हैं वो ड्रेन में आती रहती है, ब्लड हो चाहे कुछ भी हो। पीड़ा को नियंत्रित करना और रोगी को चेतना में वापस लाना, ये सारे जो है आपके शल्य क्रिया के ऑपरेशन के जो है टेक्निक। बाद चलते हैं कि शल्य ऑपरेशन थिएटर का जो है क्या तरीका है स्टरलाइज रखने का, उसको साफ सफाई वहाँ पे मेंटेन रखने का। ये ऑपरेशन थिएटर की बात नहीं हो रही, ड्रेसिंग रूम पे भी सेम ही चीज़ें लागू होगी। तो पहली चीज़ है ऑपरेशन प्रारंभ होने से पूर्व ऑपरेशन कक्ष की पूर्ण सफाई हो जानी चाहिए। एक ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन में भी इसकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही कोई भी पेशेंट ओटी से जब बाहर निकलता है तो ओटी टेबल और जो भी इंस्ट्रूमेंट है सबको अच्छे से स्टराइल करना होता है। उसके बाद है ऑपरेशन कक्ष की फर्श की सफाई नियमित रूप से प्रतिदिन
कीटाणुनाशक या जीवाणुनाशक तरलीय पदार्थ डिटॉल, फिनाइल आदि से होनी चाहिए। ये ड्रेसिंग रूम की भी होनी चाहिए। शल्य कक्ष की फर्श, दीवारों और कक्ष में लगे उपकरणों आदि को भी जीवाणुनाशक द्रव से स्प्रे कर विसंक्रमित करना चाहिए। अस्पताल प्रशासन को भी चाहिए कि हर 6 महीने में व्हाइट वॉश वहाँ पे होता रहे और शल्य क्रिया में व्यवहार आने वाले समस्त उपकरणों को विसंक्रमित कर ही व्यवहार करना चाहिए। सबको जो है स्टरलाइज करने के बाद ही यूज करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द पेशेंट, शल्य क्रिया के पश्चात रोगी की देखभाल। तो जब पेशेंट सबसे पहले जब एडमिट होता है, किसी पेशेंट की अगर कोई सर्जरी होनी है, ठीक है, तो वह पहले एडमिट होगा। एडमिट के जस्ट तुरंत बाद जो है प्री ऑपरेटिव केयर होता है, जो कि शल्य क्रिया से पहले की अप्रूव किया जाता है। इसके बाद ऑपरेशन होता है और उसके बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है। चलिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या क्या है कि ऑपरेशन के बाद बिस्तर तैयार करना है एवं रोगी का आगमन। ये जस्ट हम बाद की बात बता रहे हैं कि जब ऑपरेट हो जाता है तो क्या क्या करना होता है। रोगी को शल्य कक्ष में भेजने से तुरंत बाद शल्य क्रम के पश्चात एवं निश्चेतना वाले रोगी की आगवानी हेतु ऑपरेशन के बाद का बिस्तर लगाना, क्योंकि जब पेशेंट ऑपरेशन से आएगा, एनेस्थीसिया में होगा, बेहोश होगा, तो ऐसे में जो है उसका बिस्तर लगा करके रखना और जिस हिसाब का ओटी हुआ है, जिस टाइप का केस है, उस हिसाब से बेड को तैयार रखना। अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन अवेलेबल कराना, या जो भी आने वाली चीज़ें हैं उसको पहले से ही मेंटेन करके रखना। ऑपरेशन के बाद रोगी प्रायः बेहोश रहता है या बहुत ही अधिक घबराया हुआ रहता है, अतः बिस्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि वह बहुत अधिक रूप से बीमारी रोगी की आवश्यकताओं को पूर्ति से कर सके। बिस्तर लगाने में सभी स्वच्छ कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है मतलब हमेशा जो है बेडशीट चेंज होनी चाहिए, तकिए पिलो कवर चेंज होना चाहिए। ब्लैंकेट तक आप दे रहे हैं तो ब्लैंकेट बिल्कुल जो है जो बिल्कुल ही लॉन्ड्री से साफ होकर के आई हो वो देना चाहिए। गद्दी के ऊपर वाले भाग में उल्टी से बचाव हेतु मैकेंटॉस एवं तौलियों का उपयोग होना चाहिए। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा होगा मैकेंटॉस, तो मैकेंटॉस आपको याद रखना है। मैकेंटॉस क्या होता है, एक रबड़ की सीट होती है और वो क्या करता है, जैसे कोई एलएसीएस का पेशेंट आया, लेबर पे मान के चलो कि ऑपरेशन हुआ है बच्चे का, तो उसके बाद क्या है कि जब पेशेंट आएगा तो कमर के नीचे जो है मैकेंटोस की सीट लगाई जाती है, क्योंकि बेड सीट उससे गीला ना हो। साथ ही उल्टी के बचाव के लिए भी मैकेंटोस को यूज़ किया जाता है कि अगर उल्टी आ गया तो बेड सीट और कपड़े गंदे ना हो, तो वो मैकेंटोस सीट खाली चेंज हो जाती है। इसके बाद तकिए को अतिरिक्त प्लास्टिक के आवरण से सुरक्षित करके बिस्तर के सिरहाने लगा दिया जाता है। और अगर उल्टी वाला हो सकता है कि उल्टी हो उस पेशेंट को, तो तकिए को भी जो है प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है। रोगी के साथ संयुक्त उपकरण जैसे कि आईवी इन्फ्यूज़न सेट, तो आईवी इन्फ्यूज़न सेट क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इंजेक्शन या जो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगा करके और बहुत ही मिनिमम मात्रा में चलाई जाती है, तो एक जो है इन्फ्यूज़न पंप होता है, उसको आईवी इन्फ्यूज़न सेट बोलते हैं। इसके बाद है सेल्फ रिटेनिंग सक्शन सेट, ठीक है, सक्शन के लिए। इसके बाद है रक्ताधान सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट भी होना चाहिए। इसके बाद है नोसोजेस्ट्रिक ट्यूब, यूरिनरी कैथेटर। ओटी के बाद पेशेंट जो है तुरंत बाथरूम जाने के लायक नहीं रहता, तो ऐसे में यूरिन कैथेटर जो है पेशेंट के लिए लगा होना चाहिए। अगर ओटी में नहीं लगा तो वो रिकवरी वार्ड में जो है लगता है। चलिए आगे चलते हैं। रोगी के बिस्तर के नज़दीक निम्नलिखित वस्तुओं को तैयार रखना चाहिए। मुंह में रखने के लिए रुई, फॉरसेप्स, एयरवे, टंग डिप्रेसर, मुंह की थैली। ये पेशेंट के पास नहीं, एक्चुअली इन सब की जगह बनी होती है और यहाँ पे ये अवेलेबल रहता है। शल्य कक्ष में चिकित्सक से शल्य क्रिया के दौरान घटित जटिलताओं की जानकारी लेनी चाहिए। चलिए आगे, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनेस्थीसिया के प्रभाव के अधीन रोगी की देखभाल, तो पेशेंट जब एनेस्थीसिया में रहता है, निश्चेतना में रहता है, तो कैसे कैसे उसका ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले जो है शोरपूर्ण श्वास आने की स्थिति में शीघ्रता से सूषण प्रारंभ कर शल्य चिकित्सक एवं निश्चेतक को उसकी सूचना देनी चाहिए। अगर सांस लेने में पेशेंट को कोई भी दिक्कत हो रही है तो तुरंत जो है एनेस्थेटिस्ट या सर्जन को इन्फॉर्म करना चाहिए। आगे चलते हैं। रोगी की अच्छी स्थिति में रखना चाहिए ताकि एक कृत्रिम वमन पदार्थ, रक्त, श्रवण आदि को मुख से बाहर निकालने में मदद मिल सके। ये ध्यान रखना है आपको कि सिक्रीशन मुंह में ना रहे, वो इजीली उसको बाहर निकाल सके। रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन दर, त्वचा या नीलापन की दशा पर सूक्ष्मता से ध्यान देना चाहिए। भाई ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। इसके बाद नाड़ी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, नब्ज जिसको बोलते हैं। श्वसन दर देखते रहना चाहिए, सैचुरेशन मेंटेन है कि नहीं। त्वचा में अगर कोई रंग में परिवर्तन हो रहा है तो वो देखते रहना चाहिए। साथियों, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके तुरंत बाद जो है क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और ये जरूरी इसलिए है ताकि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी से आप कर पाएँ। पहले 1 या 2 घंटे तक जैविक चिन्हों को प्रत्येक 15 मिनट पर रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। मॉनिटर आजकल होते हैं, वो लगा दिया जाता है। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो मॉनिटर का अलार्म बजता है। नियमित गति के साथ तेज या कम आने वाली श्वसन पर ध्यान देना चाहिए। रोगी में यदि साइनोसिस हो तो ऑक्सीजन तुरंत लगाना चाहिए। अगर वो साइनोसिस का पेशेंट है जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको ऑक्सीजन जरूर लगा के रखना चाहिए, इसीलिए पेशेंट की हिस्ट्री पहले ली जाती है। कमजोर नाड़ी एवं रक्तचाप में गिरावट रक्त संचरण विफलन को दर्शाता है, अतः चिकित्सक को तुरंत सूचित करना चाहिए। ये हो गया। आगे चलते हैं। निगलने तथा खांसने की प्रतिवृत्ति क्रियाओं की पुनः प्राप्ति हेतु होते ही ग्रसनी वायु मार्ग हटा देना चाहिए। रोगी को होश में आने तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। निश्चेतना के से होश में आने के बाद रोगी
जानना चाहता है कि वह कहाँ है, उसको बताना चाहिए। जैविक लक्षणों के स्थिर होने पर रोगी को पूर्णतः जागने के बाद उससे प्रति 5 से 10 मिनट के अंतर पर कुछ गहरी सांस लेने को कहा जाता है। ठीक है, यदि रोगी निश्चेतता के प्रभाव में शल्य स्थल पर दर्द की शिकायत करता है तो शल्य चिकित्सक या फिर जो एनेस्थीसिया है उसके एडवाइस के अनुसार जो है उसको पेन किलर या फिर नींद की जो भी इंजेक्शन देने हैं वो दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शल्य चिकित्सा के पश्चात रोगी की देखभाल, तो ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए व्यवहार में आने वाले आवश्यक सर्जिकल यंत्र, तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसे हैं इंस्ट्रूमेंट जो बहुत डीप हैं, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने का प्रयास जो है करूँगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स क्या करता है, स्पंज को होल्ड करता है। ठीक है, इसके बाद ये जितने भी है इसके फोटोज़ नीचे दिए गए हैं, मैं उसको एक साथ ही जो है समझाने का दोनों प्रयास करूंगा ताकि आपको फोटो भी याद रहे, अगर फिगर दे करके आपसे पूछा जाए तो आपको पता चले। चलिए सबसे पहले देखते हैं फाइन पॉइंटेड सीजर। तो फाइन पॉइंटेड सीजर क्या है, जिसके ये जो है ना बिल्कुल स्लोप होता है, पॉइंटेड होता है, इसको फाइन पॉइंटेड सीजर बोलते हैं। फाइन पॉइंटेड कैंची पके घाव को काट छांट के लिए उपयोग किया जाता है। ये अगर घाव की स्किन काटनी है, बिल्कुल पका हुआ घाव की, तो ये फाइन पॉइंटेड सीजर का यूज़ होगा। कर्व ऑन फ्लैट सीजर, तो कर्व सीजर जो है मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था एक्चुअली में होता कैसा है। तो गहराई तक चीर फाड़ काट छांट के लिए उपयोग किया जाता है क्या, कर्व पॉइंटेड सीजर जो है। इसके बाद है कर्व ऑन एंगल सीजर, तो इसका एंगल होता कर्व ही है लेकिन इसका एंगल ज़्यादा होता है। तो इसका क्या, इसका उपयोग तिर्यक सतह पर विच्छेदन के लिए किया जाता है, कर्व सतह पर। इसके बाद है गॉज कटिंग सीजर, तो गॉज कटिंग सीजर नॉर्मल ऐसा होता है, बिल्कुल नॉर्मल सीजर की तरह। इसका क्या है, बैंडेज काटने में, पट्टी काटने में, गॉज काटने में, इन सब में इसका कार्य होता है। इसके बाद है स्ट्रेट शार्प पॉइंटेड सीजर। अगर कोई स्ट्रेट सीजर है तो उसका कार्य क्या होगा, स्टिच कटिंग सीजर्स के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। और स्टिच कटिंग सीजर क्या होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्लियर नहीं है, मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे ओटी में टाइम मिल जाता है, मेरे किसी साथी की ड्यूटी अगर होती है तो मैं ओटी में ले करके एक बार आपको जाने का प्रयास कर रहा हूँ वैसे तो मैं, तो उसमें आपको जो है एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट मैं दिखाऊंगा। तो हालांकि यहाँ पे समझने का प्रयास करें, मैं समझाता हूँ ये कैसा है। ये आगे से जो है थोड़ा सा चौड़ा होता है और इसमें जो है इसमें घुसा करके जो है स्टिचेस में प्रेस किया जाता है, तो स्टिचेस अपने आप खुल जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 6 हो गए। इसके बाद ऊपर गैस्ट्रिक क्लैंप, इसका उपयोग मेजर सर्जरी में होता है, गैस्ट्रोलॉजी में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। गैस्ट्रो इंट्रोस्टोमी क्लैंप, ये अमाशय और मध्यन, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है तो। क्रसिंग क्लैंप, तो क्रसिंग क्लैंप क्या होता है, सर्जन द्वारा ऑपरेशन में उपयोग होता है। सर्जन ही अपनी आवश्यकता अनुसार खोल अथवा बंद कर सकता है। यहाँ पे पीछे जो है फिक्स करने का जो है स्टेप बना होता है, एक बार बंद हो जाने के पश्चात अपने आप नहीं खुलता है ये। इसके बाद है इंटेस्टाइनल क्लैंप, या आंतों के चोट, इंटेस्टाइनल फिस्टुला, इंटेस्टाइनल ग्रोथ और स्टिमुलेटेड हर्निया में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। गैस्ट्रिक क्रसिंग क्लैंप ये जरूरत नहीं है आपको। स्ट्रेप मसल क्लैंप ये भी जरूरत नहीं है। किडनी पेडिकल स्टैम्प, इसका उपयोग नेफ्रोटॉमी में किया जाता है, बहुत ही डीप हो गया ये। इसके बाद है एपेंडिसेक्टोमी क्लैंप, ये भी अपेंडिक्स में यूज़ होता है, ये थोड़ा सा आप याद रखें और इजी भी है याद करना, थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, इसका उपयोग खास करके अपेंडिक्स के ऑपरेशन में होता है। इसके बाद है बुलडॉग क्लैंप, इजी रहेगा याद करना आपको, लंबी रक्त वाहिकाओं को पकड़ने में उपयोग होता है क्या, ये बुलडॉग क्लैंप जो है। इसमें पीछे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे जो है स्टेप होते हैं और ये पॉइंटेड होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आर्ट्रियल क्लैंप, ये आपको याद रखना है। ये आर्ट्रियल क्लैंप जो है नेफ्रेक्टोमी और स्प्लेनिक्टोमी ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। नेफ्रेक्टोमी क्या होता है, नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड जो है। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर जो है कुछ चीज़ें छूट गई है, ऊपर लेकर के चलता हूँ। ये जो है कैथेटर है, ये चीज़ें अब जो मैं बताने वाला हूँ ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैथेटर, तो कैथेटर जो है क्या होता है, यूरिन जब किसी के पास आउट नहीं हो रहा होता है या जिसकी ऑपरेशन जिसका हुआ है तो यूरिन करने के लिए बाथरूम नहीं जा सकता, तो इसके लिए जो है कैथेटर लगाया जाता है। 2 तरीके के कैथेटर होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होते हैं प्लेन कैथेटर। तो प्लेन कैथेटर क्या होता है, मूत्र छिद्र के से मूत्र निष्कासन के लिए इसका उपयोग होता है। इस तरह के कैथेटर कई प्रकार और कई आकार के होते हैं। ये मतलब कि किसी को इंस्टेंट यूरिन आउट करवाना है उसके बाद उसको कैथेटर लगा के रखने की जरूरत नहीं है, तो प्लेन कैथेटर यूज़ करते हैं। हालांकि आजकल ये हॉस्पिटल में नहीं होता, आजकल हर जगह जो आपको फॉलिस कैथेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको प्लेन कैथेटर आपको पता होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इतना भी इसका यूज़ नहीं होता। चलिए, तो फॉलिस कैथेटर क्या है, ये फॉलिस कैथेटर क्या होता है, रबड़ का बना हुआ होता है। ये जो आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे जो है फॉलिस, इसको इसलिए बोला जाता है फूल जाता है ये अंदर जा करके। कैसे फूलता है, ये जब देख पा रहे हो रबड़ का जो कैथेटर यहाँ पे 2 छेद होते हैं। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम जो है जब कैथेटर डालते हैं तो कैथेटर डालने में एक छेद के थ्रू क्या किया जाता है कि एनएस
10 ml NS जो है लेकर के जो है इसमें पुश किया जाता है, जिससे कि ये जो है फूल जाता है अंदर जा करके यूरिनरी ब्लैडर में। तो होता क्या है कि ये इजीली बाहर नहीं आता, इसको हम 5 दिन 8 दिन 10 दिन जो है लगा करके रखते हैं। मूत्र छिद्र से मूत्र निष्कासन के लिए उपयोग किया जाता है, कई आकार प्रकार के उपलब्ध माप के लिए इसमें फ्रेंच स्केल रखता है। तो इसको आपको बस ये रखना है, फॉलिस कैथेटर क्या है कि ये फोटो आपको याद रखनी है, फॉलिस कैथेटर की फ़ोटो है। इसके अलावा ये मेलकोटस कैथेटर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। नीडल होल्डर आप देख पा रहे होंगे, नीडल होल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रेसर का हथियार है, इसको याद रखना आपको ज़रूरी है। नीडल होल्डर आगे से थोड़ा सा चौड़ा और पॉइंटेड होता है और इसमें नीडल फंस जाता है, नीडल फंस जाता है और इसी से जो है सिलाई होती है। नीडल क्या होता है, ये नीडल है, ये नीडल है और इसको जो है इसमें फंसाया जाता है और इसी के सहारे जो है स्टिचेस लगाई जाती है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीडल के कुछ प्रकार दिए गए हैं, एट्रोमेटिक नीडल, एन्यूरिज्म नीडल, ठीक है, ये इतना डीप ये जाएंगे नहीं। इसके बाद चलते हैं क्लिप एप्लीकेटर। तो क्लिप एप्लीकेटर क्या है, मिसल क्लिप एप्लीकेटर, ये विच्छेदन फोर्सेप्स के रूप में प्रयोग होता है, इसकी पकड़ मजबूत होती है। इसके बाद है मिसल क्लिप एक्सट्रैक्टर, तो स्टिच कटिंग सीजर्स के शकल की होती है और टाँके काटने में काम आती है। इसके बाद है डायन तौलिया क्लिप, हाँ ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। ये डायन टॉवल क्लिप क्या होता है, लपेटने वाले तौलियों को फिक्स रखने के लिए इस क्लिप का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक तौलिए का यूज़ होता है उसको फिक्स रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्सेप्स। ये फॉर्सेप्स भी जो मेन है मैं वो आपको खाली बताऊंगा। टिश्यू फॉर्सेप्स, टिश्यू फॉर्सेप्स क्या है, सर्जिकल टिश्यू को पकड़ने के कार्य आता है। ये आप देख पा रहे होंगे, आगे से थोड़ा राउंड है और ग्रिप बना होता है जिससे कि टिश्यू को पकड़ते हैं। इसके बाद है, आगे चलिए, एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स कैच लॉक के कारण धागे के समान ऊतकों को संरचना को विच्छेदित करने हेतु उपयोग होता है। इसके बाद है ओम फॉर्सेप्स, ब्रॉड लिगामेंट फॉर्सेप्स। अच्छा, ब्रॉड लिगामेंट फॉर्सेप्स क्या होता है, ये होता है एक्ट्रोपिक प्रेगनेंसी के समय फाइब्रॉइड्स ट्यूब को सिस्ट की पेडिकल्स को पकड़ने के लिए उपयोग होता है। ये मेनली जो है जो गायनी से रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं, LACS हो गया, उसमें जो है ट्यूब को जो है पकड़ने के काम आता है क्या, ये ब्रॉड लिगामेंट फॉर्सेप्स। इसके बाद रशियन फॉर्सेप्स, तो रशियन फॉर्सेप्स का क्या काम होता है, रशियन फॉर्सेप्स जो है इसका उपयोग विशेष रूप से सावधानीपूर्वक टाँके लगाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे है डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स, नहीं अब यहाँ ये सबसे यहाँ जो है ये मैंने वैसे आपको जब ड्रेसिंग रूम में मैं लेकर के गया था आपको तब भी मैंने दिखाया था। ये जो है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन के दौरान घाव के स्थान से रक्त मवाद आदि साफ करने के लिए इसका उपयोग कॉटन गॉज को दबाकर किया जाता है। तो इसको पकड़ते हैं, ये आगे चौड़ा होता है गोलाकार करके, तो इससे जो है स्पंज होल्ड करते हैं और स्पंज होल्ड कर करके जो है ब्लड जो भी आ रहा था उसको साफ करते हैं। चलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण फोर्सेप्स जो है आर्टरी फोर्सेप्स, ये भी मैंने आपको ड्रेसिंग रूम में दिखाया था, मैं उसी पे जोड़ दूंगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा यूज़ होती है, और जब ज़्यादा यूज़ होती है तो वो क्वेश्चंस आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो ये मैंने आपको ड्रेसिंग रूम में दिखाया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जो रियल ड्रेसिंग रूम में मैं लेके गया हूँ वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। तो आर्टरी फोर्सेप्स क्या, गहराई तक सर्जरी में उपयोग होता है और सिस्टिक आर्टरी कैसलेक्टोमी में इसका उपयोग होता है। ये आर्टरी को मेन करके जो है ना प्रेस कर करके दबाने के लिए काम आता है, जिसमें क्या होता है कि अगर कहीं से ब्लड आ रहा है किसी आर्टरी से तो उसको प्रेस कर करके रखता है जिससे वहाँ पे ब्लड नहीं, और क्योंकि ब्लीडिंग बहुत जगह से हो रखी होती है, सब जगह बंद नहीं करना पहले होता है, पहले उसको आर्टरी से दबा देते हैं ब्लीडिंग रुक जाए, और ब्लड जितना इकट्ठा हो रहा था उसको सक्शन से जो है सक कर करके जो बाहर निकाला चला जाता है, और जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में सारी आर्टरी को जो है ब्लॉक किया जाता है। चलिए ये जो देख पा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक तरीके से जो है चीटल फॉर्सेप्स जो है ड्रेसर का हथियार, बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है। इसका प्रयोग ऑपरेशन के दौरान स्टेलाइज्ड उपकरणों को एक दूसरे स्थान पर ले जाने में होता है। कोई भी सामान जब हम उठाते हैं स्टेलाइजेशन मेंटेन करने के लिए जो है चीटल फॉर्सेप्स का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे चलते हैं। रीनल कैलकुलस फॉर्सेप्स, ये किडनी और पथरी निकालने के लिए इसका जो है उपयोग होता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये बहुत ही छोटा जो है ओटी है, मतलब जो ऑपरेशन में जो बहुत ही छोटी क्रियाएं जो होती है उसमें जो है ये कैलकुलस जो निकाला जाता है, पथरी जो निकाली जाती है, छोटा ऑपरेशन माना जाता है ये। तो इसमें क्या है, किडनी से पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है, कौन सा, रीनल कैलकुलस फॉर्सेप्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोलेक्टमी फॉर्सेप्स, तो ये भी उसी में यूज़ होता है, गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में उपयोग होता है तथा ब्लड वेसल्स के को पकड़ने के लिए यूज़ होता है क्या, ये कोलेक्टमी फॉर्सेप्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोलेक्टमी रड, ये आपको याद रखना है, इसका उपयोग उदर की दीवार को एंटेरिक स्पोर को बंद करने के लिए एवं उदर के कोलेक्टमी तथा इलेक्ट्रोमी कार्य में उपयोग होता है। बस आपको ये बस इतना पूछेगा नहीं किस लिए यूज़ होता है, आपको कोलेक्टमी रॉड जो है इजीली याद करना भी आपको याद रहना चाहिए ये। चलिए आगे चलते हैं, आर्टरी फॉर्सेप्स ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर, धमनी फॉर्सेप्स जो था एलिस, इसके बाद जो है वेल्समैन रिएक्टर, इसके बाद लव एंड रूट रिएक्टर, एडिसन थंब संदस नहीं, इसके बाद है एक ये देखिए आप डेवर्स रिएक्टर, ठीक है। डेवर्स रिएक्टर क्या है, इसका उपयोग जो है
एंट्रा एब्डोमिनल वेस्केरा वेगोटॉमी लंबर तंत्रिका विच्छेदन तथा अपेंडिक्स और मूत्राशय की सर्जरी में होता है। इसका बेसिकली जो यूज़ है ना, इतना आप वर्डिंग में मत जाइए, बेसिकली खींच करके रखने में कार्य आता है अगर किसी चीज़ को, किसी मसल्स को खींचना है तो। इसके बाद आगे चलते हैं, डबल हैंडेड रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर जो है, जो मैंने अभी ऊपर बताया, रिट्रैक्टर का भी वही सेम काम है, पेट की दीवार के मसल्स को रिट्रैक्ट करने, खींचने के लिए और काम के लिए खुली जगह देने के लिए उपयोग होता है। ये जो मैंने ऊपर बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही सिंपल चीज़ है और ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, डिचेबल ब्लेड्स। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो है, ये ब्लेड जो है इसमें जो है लगाया जाता है, तो ये डिचेबल ब्लेड्स बोलते हैं इसको। अन्य सर्जरी यंत्र की अगर बात करें आगे, किडनी ट्रे में ऑलरेडी आपको ड्रेसिंग वाले रूम में जब लेकर के गया था तो मैं दिखा चुका हूँ। बोन कटर आपको याद होना चाहिए, हड्डियों को काटने में काम आता है, बहुत ही प्रॉपर पिलास ही होता है एक तरीके से, लेकिन आगे थोड़ा सा धारदार होता है तो इससे हड्डियाँ कट जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है वेजाइनल स्पेकुलम। तो वेजाइनल स्पेकुलम क्या होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल योनि संबंधी शल्य चिकित्सा एवं गर्भाशय शिस्त तथा गर्भाशय ग्रीवा आदि के परीक्षण में करते हैं। ये परीक्षण में यूज़ होने वाला जो है इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं वेजाइनल स्पेकुलम। आ सकता है ये क्वेश्चंस, क्योंकि जो है ड्रेसिंग जो है, मतलब मेन ये ओटी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक तरीके से जो है परीक्षण का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आने की संभावना ज़्यादा है, तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको जो है टिक कर रहा हूँ। इसके बाद है आगे, कुछ हॉस्पिटल्स के कुछ सामान जो है, जो हॉस्पिटल में जिन्होंने कार्य नहीं किया उनको नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता दूं, फटाफट से बताता चलूँगा। सबसे पहले हॉट वाटर बॉटल घर में भी लोगों के होता है, ये पता है सबको, पानी गर्म करने के लिए, सिकाई के लिए यूज़ में आता है। इसके बाद है यूरिनरी पॉट। यूरिनरी पॉट क्या होता है, जब पेशेंट बेड पे होता है तो वो जब नीचे नहीं जा सकता, या तो हम उसको कैथेटर लगा दें, या फिर जो है उसको जो है, अगर वो बैठ पाने में पॉसिबल है उसके लिए, तो हम उसको यूरिनरी पॉट देते हैं। इसी में वो जो है मूत्र विसर्जित करता है, और साथ ही इसमें जो है ना मापने का जो है मार्क बना हुआ होता है, तो कितना मूत्र पास किया तो वो भी हमें रिकॉर्ड करना होता है, तो इसमें जो है हम नाप भी लेते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ईयर सिरिंजिंग। तो कान साफ करने के लिए अति उपयोगी सिरिंज है, इसको बोलते हैं ईयर सिरिंजिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है ट्यूनिंग फॉक, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यूरिंग स्कोप, हाँ ये आप इसको ज़रूर याद रखें। ये जो है आपका बेड पेन या मल पात्र जिसको बोलते हैं। बेड पेन क्या होता है, अगर किसी को टॉयलेट अगर बेड पे कराना, किसी के फीमर का ऑपरेशन हो, चल तो पाएगा नहीं, तो वो बेड पे जो है जो मल को जो त्याग करता है वो इसमें करता है। इसके बाद है एनीमा पॉट। तो एनीमा पॉट क्या है, इसमें एनीमा के लिए प्रयोग किए जाने वाले द्रव भर दिया जाता है। तो जब एनीमा किस लिए दिया जाता है, आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनीमा जब किसी को मल त्याग करने में दिक्कत हो जाती है, कब्जियत हो जाती है, तो ऐसे में एनीमा देना जरूरी होता है, ताकि मल का रास्ता जो है थोड़ा सा नरम हो सके, मुलायम हो सके। चलिए, इसके बाद है ऑटोमाइज़र। इसका उपयोग नाक कान गले में स्प्रे करने के लिए किया जाता है। प्रोब, हाँ प्रोब भी एक सिंपल सा जो है इंस्ट्रूमेंट है, इसका उपयोग साइनस तथा भगंदरों को अंदर से खंगालने या साफ करने में किया जाता है। प्रोब जो है, ये जो है यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्या करता है कि घिस घिस करके उस पार्ट को निकालने का कार्य करता है। चलिए, इसके बाद है डीएन रिट्रैक्टर। अच्छा, रिट्रैक्टर जहाँ भी आए ना यूज़, अगर आपको कुछ याद भी नहीं हो, रिट्रैक्टर का मतलब आपको याद रखना है कि खोलना, प्रेशर डालना, खींचना, इससे संबंधित है। ये ऑपरेशन करते समय अंगों को पीछे हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। तो प्रोकोस्कोप क्या होता है, प्रोकोस्कोप जो है ना, आप देख पा रहे होंगे, मैं एक मिनट इसको साइड करूँ। प्रोकोस्कोप सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। ये एक तरीके से जो आप बना देख रहे हैं, इसमें होल होता है, ये होल है, खाली होता है ये, और ये जो है इस तरीके से जो है इसका जो ऑप्टोरेटर होता है वो अंदर जाता है। वो किस लिए होता है कि जैसे किसी को फिशर है या फिर बवासीर है, तो उसकी जांच के लिए होता है। यह यंत्र गुदानाल तथा मंत्राशय के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। इसी से जो है सर्जन जो है पता लगाते हैं कि इसको फिशर है या फिर भगंदर है या बवासीर है, ये सब टाइप की बीमारी है। तो ये हो गया। ग्लोस्टोन स्कोप, यह पित्ताशय में गॉल ब्लैडर की पथरियों तथा पित्तवहियों से पथरियों को बाहर निकालने में प्रयोग में लाया जाता है। आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे भी मालूम है इतने सारे इंस्ट्रूमेंट याद रखना पॉसिबल नहीं होते, तो ये तभी याद होते हैं जब हम इसको डे टू डे में यूज़ करते हैं। जब मैं ओटी में था तो मुझे भी सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से याद थे, अभी जो है मैं देख पा रहा हूँ तो बहुत सारे मैं भी भूल गया हूँ, तो इतना पूछेंगे भी नहीं। आगे चलते हैं। एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ये आपको याद रखना है। ये अगर आपकी कैजुअलिटी वगैरह में ड्यूटी आएगी तो यहाँ उस पर इसका यूज़ हो सकता है। ये अग्रवर्ती योनि भित्ति, रिट्रेक्शन ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल को पीछे की ओर मोड़ने के लिए, ठीक है, ये वेजाइनल केसेस में जो है ये यूज़ होता है। ब्लेडर साउंड, इसके बाद है, आगे चलते हैं। ओवम फोर्सेप्स, गर्भाशय के शेष बचे अपरा प्लेसेंटा, ठीक है, यहाँ ये वाला देखें, ओवम फोर्सेप्स, तो ओवम से ही पता चल गया ओवरी से रिलेटेड है, तो लेडीज से रिलेटेड होगा। ये अपरा की झिल्लियों,
तो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन गर्भ के उत्पाद प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फिलिप्स तथा गर्भाशय गुहा से बाहर पदार्थों को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक यूज़ आया प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा वही चीज़ है जो वो एक तरीके झिल्ली होती है जिसमें बच्चा जो है सेफ रहता है, उसको जो है प्लेसेंटा बोला जाता है। आगे चलते हैं, बोर्ड निम्बेलर बोन से रिलेटेड है। चलिए, ये चीज़ें हो गई लगभग लगभग इंस्ट्रूमेंट आपने समझ लिया। मोटा मोटी जो है स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन टेक्निक, निर्जीवाणुकरण और विसंक्रमण तकनीक कैसे कैसे यूज़ होता है। हालांकि मैं बता चुका हूँ, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ये जो आपको जो मशीन दिख रही है, ये ऑटोक्लेविंग मशीन होती है। इसमें जो है बाहर बटन्स होते हैं, टाइमिंग सेट किया जाता है, और जब आप कोई भी सामान यूज़ कर लेते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया, उसको वॉश करने के बाद ट्रे में पैक करके जो है इसमें डाल दिया जाता है, टाइमर सेट कर दिया जाता है, और वो ऑटोक्लेव होकर के बाहर आ जाता है। चलिए, तो ऑटोक्लेव कैसे कैसे किया जाता है, इसमें कुछ जो है तरीके दे रखे हैं। ड्राई हीट द्वारा, ये मैं बता चुका हूँ। इसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे, पानी में उबाल कर, हॉट बॉइलिंग, ये प्रेशर कुकर है, इसमें भी उबाला जाता है। आजकल जो ठीक ठाक हॉस्पिटल है उसमें इस टाइप का जो है आपको ऑटोक्लेविंग मशीन देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, 121 डिग्री तक सेल्सियस तक जो है इसको गर्म किया जाता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम डालते हैं, ताकि वो कीटाणु मुक्त हो सकें। चलिए, इसके बाद है लंबत ऑटोक्लेव। ये सब ऑटोक्लेव के मशीनों के नाम है, इतना नहीं, बस ऑटोक्लेविंग आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के हैं। इस पे पहले ऑलरेडी ऑटोक्लेविंग पे क्वेश्चंस बना चुका हूँ, आगे भी क्वेश्चंस में मैं आपको जो है डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद है यहाँ पे जो है, आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। एम्प्लूस, शल्य चिकित्सा, कटोरे, त्वचा, स्किन, सेवलॉन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो है बेसिकली दिया गया है कि कौन सा सामान जो है कैसे जो है स्टेलाइज किया जा सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे एम्पुल्स जो है, हालांकि अब एम्पुल्स को स्टेलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर एम्पुल्स को स्टेलाइज करना है तो 70% आइसो प्रोफाइल एल्कोहल से जो है इसको स्टेलाइज कर सकते हैं। शल्य चिकित्सा कटोरे, तो शल्य चिकित्सा से जितने भी कटोरे वो ऑटोक्लेव होगा। शल्य चिकित्सा के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे ऑटोक्लेव होंगे। नाल साल का कैथेटर्स जो है वो कैसे होगा, वो ना हीट वाले ऑटोक्लेव में हम नहीं डाल सकते, तो इसमें आयनीकृत विकिरण द्वारा एक बार प्रयोग के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद अंतर्दर्शी एंडोस्कोपी, दस्ताने कहाँ ऑटोक्लेव होंगे, दांत का बर्मा, ये सब चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं हाँ, तो यहाँ पे आपको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, CSSD। तो CSSD क्या होता है? CSSD का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है। CSSD, सेंट्रल सप्लाई स्टरलाइज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, वो सेंटर जहाँ से स्टरलाइज सामान का सप्लाई होता है उसको CSSD बोलते हैं। अच्छा, ये किसके अंडर आता है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे कि पूरे अस्पताल में सबसे पावरफुल डॉक्टर्स कौन से होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, और इसमें से अभी 2-4 क्वेश्चन जो है आपको मैं जब भी एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आएगा मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया। देखिए, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, चाहे वो गायनोकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ENT सर्जन हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के सर्जन हो, ये ना अपने आप सर्जरी नहीं करते, इनको ना एक एनेस्थीसिया की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं ना, मोस्ट पावरफुल एज़ पर मतलब माय एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होते हैं? एनेस्थेटिस्ट होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों क्यों होते हैं? इनके अंदर ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इनके अंडर आते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स वो हो गए? सबसे पहले जो है OT जो है, ऑपरेशन थिएटर, चाहे वो माइनर OT हो या मेन OT हो, ये सारे दोनों OT जो है इनके अंडर आना, एनेस्थेसिया के अंदर। इसके जस्ट बाद अब ICU की बात करें, ICU भी इनके अंडर आता है। जो भी वेंटिलेटर पे पेशेंट जाते हैं निकलते हैं, ICU में जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी मेडिसिन चल रही है, वो किसके सुपरविज़न में चलती है? एनेस्थेटिस्ट के सुपरविज़न में चलती है। इसके अलावा जब OT से पेशेंट बाहर निकलता है, एक वार्ड होता है रिकवरी, ठीक है। रिकवरी किस लिए होता है? रिकवरी में पेशेंट को ऑपरेशन के जब बाहर निकलते हैं तो 24 आवर्स मॉनिटरिंग में रखते हैं। रिकवरी वार्ड भी जो है एनेस्थेटिक्स के अंडर होता है। चलो, ये तो हो गए वार्ड की बात। अच्छा, इसके अलावा अब जो बात करते हैं, CSSD एक डिपार्टमेंट आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा CSSD भी एनेस्थेटिक्स के अंदर होता है। इसके बाद मनीफोल्ड एक डिपार्टमेंट होता है। मनीफोल्ड डिपार्टमेंट क्या होता है? जहाँ पे जितनी भी ऑक्सीजन सप्लाई है वो पूरे अस्पताल में जो जाता है, उसके HOD भी जो है एनेस्थेटिस्ट होते हैं। तो आपको 3-4 डिपार्टमेंट मैंने, रिकवरी आपको पता नहीं था, रिकवरी मैंने बताया। रिकवरी वार्ड किस लिए होता है? जब पेशेंट को OT से ला करके 24 आवर्स मॉनिटरिंग में रखते हैं, उसको रिकवरी वार्ड बोला जाता है। फिर CSSD क्या होता है, ये आपको बता दिया, जहाँ पे ऑटोक्लेव होता है, चीज़ें जो लाई जाती है, स्टरलाइज की जाती है, जहाँ पे सारे यंत्र जो है, मशीन्स जो है वहीं पे होते हैं, और उन्हीं के थ्रू जो है स्टराइल कर करके पूरे अस्पताल में भिजवाया जाता है। मनीफोल्ड क्या होता है? जहाँ से सब जगह ऑक्सीजन सप्लाई होता है। चलिए, ये चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं, सीधा लेते हैं क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चंस का टाइम आ गया है। ड्रेसिंग शब्द का क्या अर्थ है? बताने की आवश्यकता नहीं है, पट्टी बांधने को ड्रेसिंग बोला जाता है। ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण को रोकना ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य है। ड्रेसिंग के मूल सिद्धांत में क्या शामिल है? तो मूल सिद्धांत में जो शामिल है वो है गीली पट्टी का उपयोग जो है मूल सिद्धांत में शामिल नहीं है। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा था, गीली पट्टी का यूज़ नहीं किया जा सकता। साफ उपकरण का यूज़ करना होता है, पीड़ित को शांत रखना होता है, सूखा उपकरण चाहिए होता है। आगे चलते हैं, घाव का खून बहने से रोकने में क्या मदद करता है? तो घाव पर खून बहने की मदद से
जो है पट्टी मदद करता है उसकी। ड्रेसिंग के दौरान किस तरह के उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, तो सूखे और साफ उपकरणों का इस्तेमाल जो है करना चाहिए। इसके बाद है ड्रेसिंग के दौरान हाथों में किससे साफ़ करना चाहिए, साबुन से साफ़ करना चाहिए। और यहाँ पे ये सी दे रखा है, ये गलत आंसर है। ड्रेसिंग पैड कैसा होना चाहिए, तो बड़ा जो घाव को अच्छी तरह से ढक ले वो ड्रेसिंग पैड वैसा होना चाहिए। इसके बाद पट्टी को बांधते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो पट्टी को जोर से बांधने से रक्त प्रवाह रुक सकता है, इसलिए जो है मीडियम तरीके से बांधना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा ढीला हो। अच्छा, लेकिन एक पट्टी ऐसी भी होती है जिसे प्रेशर बैंडेज बोलते हैं, वो कब बांधना चाहिए, जब हमें खून का रिसाव रोकना हो। आगे चलते हैं, खुले घाव पर ड्रेसिंग करते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो खांसना या छींकना नहीं चाहिए उस पर। हालांकि ये भी कोई आंसर नहीं है, बेटर है कि इसमें जो है मास्क लगाना चाहिए, तो खांसी आए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़े उस पर। इसके बाद साधारण पट्टी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो साधारण पट्टी का उपयोग जो है घाव को ढकने और मामूली चोटों से बचने के लिए किया जाता है, ऊपर ऑलरेडी समझा चुका हूँ। प्रेशर पट्टी का किस लिए उपयोग होता है, तो प्रेशर पट्टी का उपयोग जो शरीर के किसी विशेष अंग पर जो है जहाँ से ब्लड रिसाव हो रहा हो, तो उस ब्लड को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें भी कंप्लीट आंसर नहीं था ये, कुछ इस बुक्स में जो है कुछ कमियां भी हैं, तो जो मुझे लगेगा मैं वो आपको अपने हिसाब से बताता रहूँगा। त्रिकोणीय पट्टी क्या होता है, तो त्रिकोणीय पट्टी जो है अंग को गलत स्थिति में ठीक करने के लिए, ठीक है, कि मतलब प्रेशर दे करके जो है कि मूवमेंट जो है ना हो, अगर गलत स्थिति में उसको सही करने के लिए त्रिकोणीय पट्टी का इस्तेमाल होता है। ड्रेसिंग के दौरान किस तरह के दस्ताने पहनने चाहिए, स्टरलाइज दस्ताने पहनने चाहिए, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ड्रेसिंग के दौरान पट्टी को कैसे बांधना चाहिए, तो ड्रेसिंग के दौरान जो है पट्टी को मध्यम रूप से बांधना चाहिए। मैंने बोला ना पहले भी, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा स्लो, ठीक है। स्लो होगा तो क्या होगा, वो अपने पोजीशन से साइड हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, और टाइट होगा तो जो है ब्लड सप्लाई को रोक देगा। ड्रेसिंग के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो ड्रेसिंग के दौरान घाव पर फूंक नहीं मारना चाहिए, बाकी चीज़ें तो करनी चाहिए। इसके बाद ड्रेसिंग के दौरान कौन सा घोल उपयोग किया जाता है, तो डिटॉल या स्ट्रेलियम जो घोल है वो उपयोग किया जाता है। ड्रेसिंग के बाद क्या करना चाहिए, तो ड्रेसिंग के बाद जो है पट्टी को सूखा और साफ़ रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए पट्टी गीली ना हो। अगर नहाना भी पड़ता है तो प्लास्टिक से ढक करके किसी तरीके से ऐसे करना चाहिए, पट्टी बस गीली ना हो और वो साफ़ सुथरी रहे। ड्रेसिंग के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो ड्रेसिंग के दौरान जो है किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो उपरोक्त सभी बात ध्यान रखनी चाहिए। दर्द हो रहा है वो भी ध्यान रखना चाहिए, खून बह रहा है वो भी ध्यान रखना चाहिए, संक्रमण के कुछ लक्षण हैं तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। ड्रेसिंग के दौरान किस तरह के उपकरण होने चाहिए, तो ड्रेसिंग के दौरान जो है साफ़ उपकरण होने चाहिए। इसके बाद ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य घाव को संक्रमण से बचाना होता है। इसके बाद त्रिकोणीय पट्टी, ठीक है, त्रिकोणीय पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो त्रिकोणीय पट्टी की लंबाई जो है दस्तावेज के अनुसार 90 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, यानी कि 36 से 40 इंच होना चाहिए। आपको जो है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, हमेशा जो ये जो पूछा जाता है इंचेस के हिसाब से पूछा जाता है, तो त्रिकोणीय पट्टी की चौड़ाई 36 से 40 इंच के आसपास होनी चाहिए। गोल पट्टियों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गोल पट्टियों का उपयोग जो है हाथ या पैर पर किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, शायद इस बुक में नहीं होगा, मुझे याद आ गया, कोकोनट बैंडेज, ठीक है, लिखने में थोड़ी सी, कोकोनट बैंडेज, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और उन्हीं लोगों को पता होगा जिन्हें पता होगा कोकोनट बैंडेज क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हाइड्रोसिल हर्निया का ऑपरेशन होता है तो हर्निया पे या फिर हाइड्रोसिल पे जो है और बैंडेज जो बांधा जाता है कोकोनट के आकार का होता है, तो इसलिए उसको कोकोनट बैंडेज बोलते हैं। चलिए, चिपकाने वाली पट्टियाँ क्या कहलाती है, तो चिपकाने वाली पट्टियाँ जो है आपका चिपकाने वाली पट्टियाँ क्या कहलाती है, चिपकने वाली पट्टी, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एडेसिव बैंडेज उसको बोलते हैं, ठीक है, चिपकने वाली पट्टी को एडेसिव बैंडेज बोला जाता है। जाली वाली पट्टी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो जाली वाली हवा आने जाने के लिए, ताकि हवा का जो है संचार रहे। गीली मरहम पट्टी का उपयोग कब किया जाता है, गीली मरहम पट्टी का उपयोग जलन के घाव पर किया जाता है ताकि ठंडक बनी रहे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि गीली पट्टी में जो इस्तेमाल करते हैं, मतलब गीली पट्टी नहीं, जो जलन कहीं पे जलने के बाद जो कौन से एंटीसेप्टिक का यूज़ किया जाता है, कौन सी दवाई का यूज़, तो सिल्वर एक्स आपको याद रखना है। कीटाणु रंजित पट्टियाँ क्यों उपयोग की जाती है, तो कीटाणु रंजित पट्टियों में कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है, इसलिए वो यूज़ की जाती है। त्रिकोण पट्टी का आकार कैसा होता है, तो त्रिकोण पट्टी का आकार त्रिकोण जैसा ही होगा। गोल पट्टियों को बांधते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो गोल पट्टी आरामदायक होनी चाहिए, ठीक है। चिपकाने वाली पट्टियों का उपयोग किस प्रकार के घाव पर किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाता है, छोटे और छिछले घाव पर जो है किया जाता है। जाली वाली पट्टी को कैसे बांधना चाहिए, तो जाली वाली पट्टी को जो है ढीला बांधना चाहिए, ढीला मतलब हाँ मीडियम बांधना चाहिए, बहुत ढीला भी नहीं। गीली मरहम पट्टी का मुख्य घटक क्या है, तो गीली मरहम पट्टी का मुख्य घटक दवा है।
इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में गीली गीली पट्टी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, मतलब पट्टी नहीं बांधी जाती उस पे। अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है तो उस पे सबसे पहले जो है जलन कम करने के लिए जो है दवाई भरपूर मात्रा में लगाई जाती है। इसके बाद है 32, कोटानुरंजित पट्टियाँ का उपयोग कब नहीं करना चाहिए। तो कोटानुरंजित पट्टियों का उपयोग खुले घाव पर नहीं करना चाहिए। त्रिकोण पट्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो त्रिकोण पट्टी का उपयोग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सहारा देने के लिए, एक जगह पर रहे, जब पोजीशन में लाने के लिए। गोल पट्टियाँ किस आकार में आती हैं। तो गोल पट्टियाँ गोल आकार में आती हैं। 35, चिपकने वाली पट्टियों को बदलने की आवश्यकता कब होती है। जब गीली हो जाए तो उसको बदलनी पड़ती है। जाली वाली पट्टी मुख्य लाभ क्या है। तो उससे जो है हवा आर पार होता रहता है, इसलिए जाली वाली पट्टी का यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं 37, गीली गीली मरहम पट्टी का उपयोग किस प्रकार घाव को आराम देते हैं। गीली मरहम तो ये क्या करते हैं, जलने के घाव को आराम देते हैं। गीली गीली पट्टी से बस याद रखिए जलने का। कीटाणु रंजित पट्टियाँ किस प्रकार के कीटाणु को मारती है। तो कीटाणु रंजित पट्टियाँ बैक्टीरिया और वायरस दोनों को मारती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, त्रिकोणी पट्टी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो त्रिकोणी पट्टी का उपयोग पट्टी और रुमाल दोनों के रूप में किया जाता है। चलिए, गोल पट्टियों को बांधते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आराम और स्थिरता। नॉर्मली ये तो हर चीज़ में ही है ज़रूरी। पट्टी की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है। तो पट्टी की चौड़ाई शरीर के उस भाग के आकार पर निर्भर करती है जिस पर पट्टी बांधी जानी है। सिर के लिए पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है। तो सिर के लिए पट्टी की चौड़ाई जो है 6 इंच की होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा साथियों, अगर वीडियो ठीक लग रहा है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जब मेरा कोई वीडियो चलता है, व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैंने मतलब अपने आप के अंदर ये नोट किया है कि मैं तुरंत जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की मुझे खुद जल्दी होती है। और अगर मैंने कोई वीडियो डाला और वो नहीं चला तो फिर मुझे ना टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। मैं बता चुका हूँ, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ और ख़ुद की भी स्टडी चल रही है, ऐसे में टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपका मोटिवेशन जो है मुझे खींच के लाएगा और कोशिश करवाएगा कि जल्दी से जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना है और जितना जैसे भी हो सके इस पेज को शेयर करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं रेगुलर क्लास ले सकूं। चलिए आगे चलते हैं। जांच के लिए पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। जांघ के लिए पट्टी की चौड़ाई 3 इंच होनी चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद है पैर की उंगलियों के लिए पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो ये 1 इंच होनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन आने नहीं वाले, रीज़न क्या है, ठीक है भाई, कभी 4 इंच की पट्टी सप्लाई में है, कभी 3 इंच की पट्टी सप्लाई में है। बेसिकली जो है 2, 4 और 6 इंच की पट्टियाँ होती है। और अगर मान के चलो 4 इंच की हमारे पास, तो अगर हमें 2 इंच की कहीं पे करनी है तो हम उसको फोल्ड कर देते हैं आधा आधा। वैसे यहाँ पे अगर पैर की देखें तो इसमें जो है 1 इंच की चाहिए है, तो अगर हमारे पास 2 इंच वाली पट्टी है उसको बीच में से फोल्ड कर देंगे तो वो 1 इंच की बन जाती है। तो इतना वो इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद चलिए, चक्र टर्न्स के आधार पर पट्टी बांधने के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें जो है 5 प्रकार होते हैं। चक्र के आधार पर पट्टी बांधने के 5 प्रकार हैं, जिनमें निम्नलिखित था। सरल सिंपल टर्न, टर्न, स्पाइरल रिवर्स टर्न, फिगर ऑफ 8 टर्न एंड रिकरिंग टर्न। चलिए मैं ये कोशिश करूँगा एक बार वीडियो बना करके सारी पाँचों को कोशिश करूँगा कि कैसे बांधता है ये मैं बता सकूँ। वृत्ताकार चक्र सर्कुलर टर्न का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो वृत्ताकार चक्र का उपयोग सिर पर पट्टी बांधने के लिए किया जाता है। देखिए कई बार ना वर्डिंग से ही आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। सर्कुलर टर्न, गोल गोल घुमाना, तो वो कहाँ पे यूज़ होगी, सिर पर ही होगी। इसके बाद है स्पाइरल टर्न, ठीक है, तो सर्पिलाकार सांप के तरीके का आकार वाला उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये जो है हाथ या पैर पर किया जाता है। क्यों, क्योंकि गोल गोल करते हुए आगे बढ़ना होता है, तो जैसे सांप लिपटता है उस तरीके से। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये हालांकि मैं सोच रहा था कर करके दिखाऊँ, आप इजीली समझ जाएंगे। सरल चक्र, ठीक है, सरल चक्र सिंपल बैंडेज। सर्कुलर टर्न की बात कर रहे थे तो गोल गोल जैसे सर पे किया जाता है। स्पाइरल टर्न मतलब कि सांप के तरीके से, जैसे हाथ पे अगर सांप लिपटेगा तो वैसी पट्टी गोल गोल लिपटते हुए आगे की तरफ बढ़ना। इसके बाद आगे चलते हैं, विपरीत सर्पिलाकार चक्र, रिवर्स स्पाइरल टर्न। तो विपरीत स्पाइरल सर्पिलाकार चक्र का उपयोग कोहनी और घुटनों पर पट्टी बांधने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, अगर कोहनी और घुटने पे जब हम पट्टी बांध रहे हैं तो कभी मतलब स्पाइरल चलेंगे और कभी रिवर्स स्पाइरल चलेंगे, ताकि जो है ना पट्टी इधर उधर से उतरे नहीं। तो दोनों जो है लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन दोनों इसमें स्पाइरल भी चलेंगे और रिवर्स स्पाइरल भी चलते हैं। अच्छा, अंक फिगर ऑफ 8 टर्न का उपयोग कहाँ है। अंक 8 का समान चक्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है जोड़ों पर, ठीक है। पुनरावर्ती आवर्ती चक्र रिकरिंग टर्न का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो ये शरीर के चपटे अंगों पर जो है रिकरिंग टर्न का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वृत्ताकार चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वृत्ताकार चक्र का मुख्य उद्देश्य घाव को ढकना, घाव को बाहरी धूल गंदगी और संक्रमण से बचाना है। ये अगर वृत्ताकार की जगह कोई सा भी चक्र आता ना, तो वहाँ पे आंसर आपका यही होना था। सारी पट्टियों का यही काम होता है। सर्पिलाकार चक्र किस प्रकार का आकार बनाता है। तो वो क्या बनाता है, सर्पिलाकार बनाता है, बता चुका हूँ। विपरीत सर्पिलाकार क्या बनाता है, दोनों बनाता है। चक्र में पट्टी विपरीत दिशा में बांधा जाता है। इसके बाद चलते हैं, अंक 8 समान चक्र का उपयोग किस प्रकार से जोड़ों के लिए होता है।
तो अंक 8 का समान चक्र का उपयोग सभी प्रकार के जोड़ों के लिए होता है। किसी भी जोड़ पर जो अगर होना है पट्टी, तो वो 8 अंक के समान होगा। पहले जैसे 8 बनाते हैं ना, उस तरीके से जो है पट्टी को मोड़ना है, मतलब एक साइड से क्रॉस, फिर गोल कर करके फिर दूसरी साइड से क्रॉस, इसी को बोलते हैं 8 अंक समान चक्र। अच्छा, पुनरावर्ती, और ये हमेशा जोड़ों पे होगा, चाहे वो पैर के जोड़ो, हाथ का जोड़ो, ये आपको ध्यान रखना है। पुनरावर्ती आवर्ती चक्र का मुख्य लाभ क्या है? पुनरावर्ती आवर्ती चक्र का मुख्य लाभ यह है कि यह अंगों के सिर पर पट्टी को स्थिर और सुरक्षित रखता है। पट्टी की चौड़ाई का चुनाव किस पर निर्भर करता है? तो आकार पर निर्भर करता है हमेशा से, कितनी चौड़ाई पे हमने पट्टी करनी है। इसके बाद सर्पिलाकार चक्र किस प्रकार के अंगों के लिए उपयुक्त है? तो ये जो है हाथ के लिए, पैर के लिए नॉर्मल उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लंबे और बेलनाकार अंग के लिए। हाँ, हाथ और पैर हमारे बेलनाकार ही हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि विपरीत सर्पिलाकार अंग का उपयोग किस प्रकार के जोड़ों के लिए किया जाता है? तो हिलने वाले जोड़ों के लिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। काठ का समान चक्र मुख्य लाभ क्या है? तो ये मुख्य लाभ क्या है? मैंने बताया ना कि जोड़ों पे ये किया जाता है, तो इसका जो है स्थिरता देना ही कार्य है ये। तो स्पाइक का टर्न किस प्रकार की पट्टी है? तो स्पाइका टर्न जो है सर्पिलाकार पट्टी को बांधने की एक विधि है, उसी को स्पाइका टर्न भी बोलते हैं। स्पाइका टर्न की पट्टियों के कितने घेरे होते हैं? 8 घेरे होते हैं। ये कोई पूछने की चीज़ है नहीं है, 8 घेरे 10 घेरे ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकल में करते हैं कितने घेरे लगे आपको खुद पता नहीं चलता, बस आपको इतना पता होता है कि हाँ इतना इनफ है। इसके बाद पट्टी बांधने के वक्त रक्त संचार की जाँच के लिए क्या करना चाहिए? तो मतलब पट्टी मीडियम बांधना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। इसमें नाखून का रंग देखना चाहिए। तुरंत तो हालांकि नाखून का रंग भी चेंज नहीं होता, लेकिन यही तरीका है। यदि नाखून दबने के बाद नीला या अंगुली स्वाभाविक रूप से ठंडी लगे तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ब्लड में कुछ रुकावट है। तो इसमें क्या, पट्टी बहुत कसकर बांधी गई है। अगर ठंडा लग रहा है, ठीक है, और नीला लग रहा है दबाने के बाद, तो इसका मतलब पट्टी टाइट है, ब्लड सप्लाई में वो रुकावट ला रहा है। प्रभावी रक्त संचार के लक्षण क्या है? तो प्रभावी रक्त संचार के लक्षण, नाखूनों का रंग गुलाबी या लाल होना चाहिए। अगर दबाएं तब भी गुलाबी हो, लाल हो, तो इसका मतलब कि रक्त संचार जो है, ब्लड सप्लाई जो है बिल्कुल ओके है। बड़े हाथ पैर वाले आर्म स्लिंग की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? लार्ज आर्म स्लिंग की तो इसकी जो है 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रीफ नॉट का उपयोग क्यों किया जाता है? अच्छा, रीफ नॉट आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। तो पट्टी को बांधने के लिए रीफ नॉट का उपयोग किया जाता है। रीफ नॉट कैसे बांधी जाती है? रीफ नॉट दोनों सिरों को विपरीत दिशा में घुमाकर बनाई जाती है, उसको रीफ नॉट कहते हैं। यदि शरीर पर गांठ दब रही है तो क्या करना चाहिए? तो गांठ को हटाना चाहिए। अच्छा, स्पाइका टर्न कहाँ उपयोग किया जाता है? बता चुका हूँ। स्पाइका टर्न हाथ पर बांधने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि दस्तावेज में बताया गया है। स्पाइका टर्न वही सर्पिलाकार वाला। पट्टी को किस प्रकार बांधना चाहिए? तो पट्टी को मध्यम कसा हुआ बांधना चाहिए ताकि रक्त संचार प्रभावित ना हो। इसके बाद पट्टी बांधने के बाद उंगलियों में क्या देखना चाहिए? तो पट्टी बांधने के बाद उंगलियों में रंग देखना चाहिए ताकि रक्त संचार का पता चल सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पट्टी बांधने के बाद नाखूनों को कितनी देर तक दबा कर रखना चाहिए? तो नाखूनों को तब तक दबा कर रखना चाहिए जब तक वे सफ़ेद ना पड़ जाएं, और उसके बाद देखना है कि नीला तो नहीं होता वो। यदि उंगलियां ठंडी लगे तो उसका क्या मतलब है? कि बता चुका हूँ कि इसका मतलब रक्त संचार जो है प्रभावित हुआ है। चलिए 74, बड़े हाथ पैर वाले आर्म स्लिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हाथ को सहारा देने के लिए जो है ये किया जाता है। इसके बाद रिफ नॉट का दूसरा नाम क्या है? तो रिफ नॉट का दूसरा नाम स्क्वायर गांठ है। ठीक है, इसके बाद पट्टी बांधने के बाद नाड़ियों में क्या देखना चाहिए? तो पट्टी बांधने के बाद नाड़ी में जो है स्पंदन देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। रिफ नॉट कैसे बांधी जाती है? आगे चलते हैं इधर। पट्टी बांधने के बाद त्वचा का रंग कैसा होना चाहिए? तो पट्टी बांधने के बाद गुलाबी और लाल रंग का होना चाहिए। स्पाइका टर्न में पट्टियों के घेरे किस प्रकार के होते हैं? सर्पिलाकार के होते हैं। तो इसमें क्या है, 8 के अंक के होते हैं। अच्छा सॉरी, स्पाइका टर्न में पट्टियों के घेरे का आकार 8 के अंक का होना चाहिए, जो हम जोड़ पे बांधते हैं। पट्टी बांधने के बाद उंगलियों में सूजन आने का क्या कारण है? वही कारण है कि उंगलियों में सूजन पट्टी के कसकर बांधने के कारण हो सकता है, जिसमें संक्रमण, चोट या तरह पदार्थ का जामन शामिल होता है। रिफ नॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये जो है पट्टी को बांधने के लिए जो है किया जाता है। चलिए 81वां, रिफ नॉट कैसे बांधी जाती है? साधारण गांठ की तरह या फिर नहीं? इसका जो ऑप्शन है, रिफ नॉट दोनों सिरों को विपरीत दिशा में घुमाकर बनाई जाती है। ठीक है, आंसर इसका डी है। यदि शरीर पर गांठ दब रही है तो क्या करना चाहिए? तो इसमें जो है गांठ को हटाना चाहिए। ठीक है, छोटा झोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो छोटा झोल का उपयोग जो है उंगलियों और कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है। सेंट जॉन झोल
का उपयोग किस लिए किया जाता है? पूरे हाथ को सहारा देने के लिए किया जाता है। झोल का मतलब आप समझ रहे हैं, सिलिंग। सिलिंग मतलब जो लटकाने का जो होता है, तो उसकी बात हो रही है, छोटा झोल या सेंचुअल झोल, ठीक है। इसके बाद छाती की पट्टी, चेस्ट बैंडेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो चेस्ट की पट्टी का उपयोग जो है छाती को सहारा देने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिर की पट्टी, हेड बैंडेज किस प्रकार की है? गोलाकार और वित्राकार, बात सेम ही है, ठीक है, मैं वित्राकार ही बोल रहा था। इसके बाद है रिफ नॉट को किस नाम से जाना जाता है? तो रिफ नॉट को स्क्वायर गांठ भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है सेंट जॉन झोल में हाथों को किस प्रकार रखा जाता है? सेंट जॉर्ज झोल में हाथों को मुड़ा हुआ रखा जाता है और सीने के पास रखा जाता है, जिससे हाथ और बाहों को आराम के साथ साथ सहारा मिले। वो जो हाथ टांगते हैं उसी को झोल बोलते हैं। चलिए, छोटा झोल में पट्टी को कैसे बांधा जाता है? छोटा झोल बनाने के लिए तिकोनी पट्टी का उपयोग किया जाता है। छाती की पट्टी, चेस्ट बैंडेज में गांठ कहाँ बांधी जाती है? तो इसमें जो है छाती के पीछे बांधी जाती है। सिर की पट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सिर को सहारा देने के लिए किया जाता है। रिफ नॉट बांधने का सही तरीका क्या है? रिफ नॉट बांधने का सही तरीका दोनों सिरों को विपरीत दिशा में घुमाना है। 93 सेंट जॉन झोल में कितनी पट्टियों का उपयोग होता है? तो एक ही पट्टी का उपयोग हुआ, उसी को क्रॉस कर करके झोल बनाते हुए बांध देते हैं, वही हो गया झोल। आप समझ गए होंगे, तो झोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप बता सकते हैं। छोटा झोल आर्म सेलिंग का उपयोग किस स्थिति में होता है? छोटा झोल एक प्रकार का सहारा उपकरण है जो उंगलियों या कलाई या हाथ में मोच, चोट या ऑपरेशन के बाद प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। छाती की पट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? छाती की पट्टी का मध्यम कसा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सिर की पट्टी को कैसे बांधना चाहिए? तो सिर की पट्टी को जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ, मध्यम कसा हुआ। सारी ही पट्टियाँ जो है ना मध्यम कसी हुई होनी चाहिए, जब वो प्रेशर बैंडेज आप नहीं बांध रहे तो, ठीक है। इसके बाद है 97 रिफ नॉट को हटाने का सही तरीका क्या है? तो रिफ नॉट को ढीला करना, ठीक है, गांठ को ढीला करके हटाया जाता है। साथियों, अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है, कमेंट कर करके। और ये इसके क्वेश्चंस जो है ना, अभी हम 97 में है, इसके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लगभग इसमें जो है लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छी भी किताब है, और मेन है कि मैं इस किताब में ना आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है वो मैं साइड कर करके जो है बता सकता हूँ। तो आपको जो है पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो एक्सप्लेन मैं करूँगा अगर थोड़ा बहुत भी याद आपको रह जाता है तो जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मेरा कहना ये है कि अगर ये क्वेश्चंस आपको ठीक लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो एटलीस्ट कमेंट में आपको ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि हाँ सर क्वेश्चंस ठीक है, आप सही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट बनाइए। तो मैं अभी 100 पे ही 100 क्वेश्चंस पे ही यहाँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो आगे मैं बनाना ठीक नहीं रहेगा, तो मैं वीडियो आगे यहीं 100 पे ख़त्म करूँगा। तो आप आगे ज़रूर बताएं कि और क्वेश्चंस मैं इसके करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। चलिए 99 क्वेश्चन, सेंट जॉर्ज झोल में हाथ को किस कोण में रखा जाता है? 90 डिग्री में रखा जाता है। ये आपको पता ही है कि किसी का भी हाथ टूटा हुआ जब आपने देखा होगा तो नीचे जो लटकाते हैं वो 90 डिग्री में ही होता है। छोटा झोल का उपयोग किस प्रकार के चोटों के लिए उपयुक्त है? छोटा झोल का मामूली चोट, मोच जैसे उपयोगों के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसमें से, विधि 1 में पट्टी को किस प्रकार लपेटा जाता है? अच्छा, विधि 1 क्या होता है ये मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा अगर बनाऊँगा तो ये जो है तिरछा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।